प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के लोकप्रिय लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत लहासा की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ का परिचय यदि हम देखें तो पुस्तक में संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पाठ परिचय में हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक में संकलित लहासा की ओर जो अंश है वह राहुल सांकृत्यायन की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह यात्रा उन्होंने नेपाल के रास्ते से सन 1929-30 में की थी। तब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। यही कारण है कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, और इस चीज का बचाव करते हुए लेखक राहुल सांकृत्यायन ने यह यात्रा एक भिखारी के रूप में, एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि लेखक राहुल सांकृत्यायन एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक हैं। उन्होंने देश दुनिया की यात्राएं की हैं, और तिब्बत की यात्रा पूरी करने के लिए उन्होंने भिखमंगे का रूप धारण करके इस यात्रा को पूरा किया था। इस यात्रा वृतांत में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले जो दुर्गम रास्ते हैं, कठिन रास्ते हैं, उनका वर्णन बड़े ही प्रभावी ढंग से किया है। साथ ही इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय तिब्बती समाज में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उन सब की जानकारी हमें प्रस्तुत पाठ से मिलती है। लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों को बताते हुए लिखता है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। यहाँ कठिन शब्द आए, परित्यक्त, जिसका अर्थ होता है त्यागा हुआ, यानी छोड़ा हुआ, बसेरा, निवास। अब लेखक कहता है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, तो यह लहासा की ओर से जाने वाले रास्ते की बात लेखक कर रहा है। लेखक कहता है कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता लहासा की ओर से ही जाता था, जब तक कि फरी कलिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था। और इसी रास्ते से नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी समस्त चीज़ें यहीं से जाया करती थी। इसलिए यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां बनी हुई थी, किले बने हुए थे, और उनमें चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीनी फौज रहा करती थी। लेखक कहता है कि आजकल, यानी कि जब लेखक यात्रा करने के लिए गया और उस यात्रा पर था, तब कह रहा है कि वहाँ पर बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में
जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, यानी कि दुर्ग के किसी किसी भाग में किसानों ने अपना निवास स्थान बना लिया, वे जरूर आबाद दिखाई देते हैं, अन्यथा वहाँ मकान गिर चुके हैं। लेखक को ऐसा ही एक छोड़ा हुआ चीनी किला दिखाई दिया। वहाँ पर लेखक चाय पीने के लिए रुका और तिब्बत की यात्रा के बारे में लेखक बताता है कि तिब्बत की यात्रा में बहुत सी तकलीफें यानी कठिनाई हैं, तो कुछ आराम की बातें भी हैं। लेखक कहता है वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगे में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे वहाँ खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगे में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ लेखक ने वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति और उनके स्वभाव के बारे में बताया। लेखक ने बताया कि वहाँ किसी प्रकार की जात पात छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी, कोई भी उनके घर में आ सकता था, बस वो है बहुत निम्न श्रेणी का भिखमंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को वो घर में इसलिए नहीं आने देते थे क्योंकि उनको अपने घर के सामान के चोरी होने का डर रहता था। इसका अर्थ है कि वे बहुत भरोसेमंद लोग थे। अगर आप वहाँ जाते हैं, चाहे आप अपरिचित हों, और आप उनको चाय बनाने के लिए कोई सामान देते हैं, तो वहाँ की बहू और सासू आपके लिए उसे पका देंगी। आपको डर है कि आपका मक्खन चाय में गिरा है या नहीं, तो आप उनके चूल्हे पे जाकर देख सकते हैं और खुद चाय को मथ कर ला सकते हैं। लेखक आगे कहता है, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। यहाँ कठिन शब्द आए राहदारी, जिसका अर्थ है राह का कर या चुंगी। भद्र सभ्य थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है। डांडा ऊंची जमीन को बोलते हैं। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला एक बौद्ध भिक्षु है, जिसे लेखक ने अपनी सुविधा के लिए सुमति नाम दिया। अब लेखक यहाँ कहता है कि छोड़े हुए चीनी किले को छोड़कर, यानी परित्यक्त चीनी किले को छोड़कर जब वो आगे बढ़े तो उनके पास एक आदमी आया जो राहदारी मांगने आया था, और लेखक और सुमति के पास जो एक एक चिट थी, वो दोनों चिटें उन्होंने उसको पकड़ा दी और आगे बढ़ गए। अब लेखक कहता है कि उस दिन वे थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे।
लेकिन लेखक ने एक बात बताई। लेखक कहता है कि वहाँ सुमति के जान पहचान के आदमी थे, इसलिए भिखमंगे के रहते हुए भी, यानी भिखारी के भेष में होते हुए भी लेखक को वह रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेकिन वहीं पर 5 साल बाद जब लेखक आया था तो वहाँ लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। जबकि 5 साल बाद लेखक सभ्य व्यक्ति के भेष में आया था, भिखारी के भेष में नहीं। घोड़े पर सवार होकर आया था, लेकिन उस समय किसी ने भी लेखक को वह रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी। तो इसका कारण लेखक ने बताया कि वहाँ बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति, यानी उस समय लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, और दूसरा कारण कि शाम के वक्त लोग छंग पीकर, जो कि नशीला पेय पदार्थ है, उसे पीकर बहुत कम होश हवास में रहते हैं। इसलिए अगर उनकी इच्छा होती है, वे आप पे भरोसा करते हैं तो आपको रहने के लिए जगह दे देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और दूसरा कारण कि सुमति जैसा परिचित व्यक्ति उनके साथ नहीं था। इसलिए पहली बार जब लेखक सुमति के साथ गया तब तो लोगों ने उनको रहने के लिए अच्छी जगह दे दी, लेकिन जब दोबारा लेखक 5 साल बाद भिखारी के भेष में नहीं, सभ्य व्यक्ति के भेष में आता है, घोड़े पर सवार होकर, तब किसी ने भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी, बल्कि लेखक को सबसे गरीब झोपड़े में समय निकालना पड़ा। और इस तरह से लेखक कहता है अब उनको सबसे कठिन डांडा थोंगला पार करना था। डांडे ऊंची जमीन होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, उन पे चलना खतरे से खाली नहीं होता। आगे लेखक कहता है 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया है। अब यहाँ लेखक ने बताया कि वहाँ 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। अर्थात ये निर्जन स्थान था। निर्जन शब्द का अर्थ यहाँ है जहाँ कोई ना रहता हो, कोई व्यक्ति ना रहता हो। और लेखक कहता है कि ऐसी ही जगह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, क्योंकि उनको कोई गलत कार्य करते हुए, अपराध करते हुए देखता नहीं है। अब तिब्बत में अगर किसी गांव में खून हो जाता है तो हो सकता है खूनी को सजा मिल जाए, लेकिन ऐसे निर्जन स्थानों पर जो खून होते हुए कोई देखता ही नहीं है, इसलिए कोई गवाह नहीं मिलता, इसलिए मरे हुए आदमियों की ऐसी जगह पर कोई परवाह नहीं करता। और सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और इस तरह वहाँ कोई गवाह नहीं मिलता। डकैत क्या करते हैं, पहले तो आदमी को मारते हैं और मारने के बाद देखते हैं कि उस आदमी के पास कुछ पैसा है या नहीं। और इसका कारण लेखक बताता है कि हथियार का कानून ना रहने के कारण वहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। यानी हथियार का कानून वहाँ नहीं है, इसलिए लोग लाठी जिस तरह से लेकर घूमते हैं वैसे पिस्तौल बंदूक जैसे हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो भी लोगों को अपने प्राणों का खतरा वहाँ हमेशा बना रहता है।
और इस तरह से गांव में लेखक को पता चला था कि अभी कुछ ही समय पहले यानी कुछ पिछले ही साल थोंगला में खून हो गया था। लेखक आगे कहता है कि शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुछ कुछ एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यहाँ श्वेत शिखर का अर्थ है बर्फ की सफ़ेद चोटियाँ। लेखक कहता है कि वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में जहाँ डकैत चोर आदि से अपना धन और अपने प्राणों की हानि होने का जो डर था, जो खून होने का डर था, उसकी परवाह हमें नहीं थी। कारण हम भिखारी के रूप में गए थे और जहाँ कहीं हमें लगता कि ये डाकू हो सकते हैं, हम अपनी टोपी उतार के और जीभ निकाल के कुची कुची यानी दया दया एक पैसा यानी भीख मांगने लगते और वे सोचते कि ये तो भिखारी हैं, इनके पास कुछ नहीं होगा और इस तरह हमें कोई खतरा नहीं होता था। आगे हमें पहाड़ की ऊंची चढ़ाई चढ़नी थी, इसलिए मैंने अपने साथी सुमति से कहा कि भाई ऊपर चढ़ने के लिए 2 घोड़े कर लो, उस पर सामान भी रख लेंगे और उसके ऊपर बैठ के चढ़े चलेंगे। और हमने ऐसा ही किया और हम डांडे के ऊपर जा पहुँचे। लेखक 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पे खड़ा था। वहाँ दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ हिमालय की हजारों सफ़ेद चोटियाँ जो थी वह अब जा चुकी थी। आगे लेखक कहता है भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। यहाँ भीटे शब्द आया जिसका अर्थ है टीले के आकार सा एक ऊंचा स्थान, टीले के जैसा एक ऊंचा सा स्थान, उसको कहते हैं भीटे। तो यह लेखक कह रहा है कि भीटे की ओर देखने वाले जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे, यानी कि उन पर बर्फ नहीं पड़ी हुई थी और ना किसी प्रकार की उन पर हरियाली थी क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा हो रही थी। इसके अलावा लेखक कहता है कि अब वे वहाँ पे उनको एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जहाँ सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता की जगह थी और वहाँ पत्थरों का ढेर, जानवरों के सींग, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियाँ आदि वहाँ लगे हुए थे। लेखक कहता है कि जब चढ़ाई पर चढ़ा तब तो जरूर कठिनाई हुई थी, लेकिन अब चढ़ाई से उतरते समय उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, उतनी कठिनाई अनुभव नहीं हो रही थी। लेखक आगे लिखता है मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा।
4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। तो यहाँ लेखक ने बताया कि लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत धीरे चल रहा था। लेखक ने पहले तो सोचा कि वह हो सकता है चढ़ाई की थकावट के कारण धीरे चल रहा होगा। लेखक उसे मारना नहीं चाहता था और इस तरह से घोड़ा एक तो इतना धीरे चल रहा था कि लेखक को ये नहीं पता चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ऊपर से एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी 2 रास्ते दिखाई दिए। अब लेखक को पता नहीं था कौन से रास्ते जाना है, तो उन्होंने अपने अनुमान से बाएं वाला रास्ता पकड़ लिया और वहाँ मील 1.5 मील तक चले गए। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ एक घर मिला। वहाँ उन्होंने पूछा तो पता चला कि उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया। उन्हें दाहिने वाले रास्ते से जाना था और वापस उस रास्ते से आए। अब 4-5 बजे के करीब जब वो वहाँ पहुँचे तो सुमति गुस्से में लाल हो रहा था। लेखक कहता है, मंगोलों का मुंह तो वैसे ही लाल होता है और अब तो वह गुस्से में था तो और लाल हो रहा था। और सुमति ने गुस्से में कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया और तुम अब आ रहे हो। तो यहाँ कंडा शब्द आया। ये गाय भैंस के गोबर से बने उपले होते हैं जो ईंधन के काम आते हैं। लेखक कहता है, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगपोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो यहाँ लेखक ने अपने देरी से आने का कारण अपने मित्र को बताया कि उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। उनको तो लगता था कि वे रात को पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी वो पहुँच गए। और इस तरह से जितनी जल्दी सुमति को गुस्सा आता है उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो गया। अब लेखक को लंगकोर में अच्छे यजमान मिले। उन्होंने पहले चाय सत्तू खाया और उसके बाद रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, उसका भोजन किया। तो यहाँ थुक्पा चित्र में दिखाया है। इस तरह से उनको वहाँ पर गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक आगे कहता है, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बौद्ध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बौद्ध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। यह गंडा का अर्थ है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, चीरी फाड़ी हुई। लेकिन कहता है कि अब वहाँ जहाँ पहुँचे तिंगरी समाधिगिरी, तो वहाँ आसपास के जो लोग थे वहाँ सुमति को जानते थे। और सुमति क्या करता था, कपड़े की पतली पतली फाड़ी हुई जो बत्तियाँ होती थी उनके गंडे बनाकर उन लोगों को देता था, पैसे में बांटता था। अगर मान लो वो ख़त्म हो जाते, तो बोध गया से लाए कपड़े अगर ख़त्म हो जाते तो वह कोई भी कपड़ा फाड़ लेता और उसके गंडे बना लेता था, यानी उनको ख़त्म नहीं होने देता था। अब सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, लेकिन लेखक ने उसे इसलिए नहीं जाने दिया कि अगर सुमति चला गया तो वह हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे और तब तक लेखक क्या करेगा। इसलिए लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास गंडे बांटने के लिए मना कर दिया कि आप वहाँ मत जाओ, जहाँ हम रुकते हैं उस गांव में गंडे बांट लिया करो।
और जब हम लहासा पहुंचेंगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें रुपये दे दूंगा। सुमति ने इस बात को मान लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यहाँ भरिया शब्द आया, जिसका अर्थ है भार ढोने वाला। यात्रियों के सामान को लेकर ऊंचाई पर सामान को पहुंचाने वाले जो लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, जो पैसे लेकर यह कार्य करते हैं, उनको भरिया कहते हैं। तो लेखक ने दूसरे दिन भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिले। तो लेखक कहता है कि सुबह चलते तो ज़्यादा अच्छा था, अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है और तिब्बत की धूप तो वैसे ही बहुत कड़ी होती है, बहुत तेज होती है। यद्यपि अगर थोड़ा सा मोटा कपड़ा हम सिर पे ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। और इस तरह से लेखक और सुमति ने अपने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी और डंडा हाथ में लेकर चल पड़े। लेखक कहता है, यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, जिनको विहार भी कहते हैं, के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के कुछ आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जो नमसे भी कहलाता है, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजुर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की हुई पुस्तकें की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। तो लेखक ने बताया कि यद्यपि तिंगरी में भी सुमति के पहचान के लोग थे और वहाँ हम रुक सकते थे, लेकिन मैंने सुमति से किसी और व्यक्ति से मिलने का बहाना बनाकर हम शेखर विहार की ओर चल पड़े। अब वहाँ के बारे में लेखक ने बताया कि तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। ये जागीरदार खुद भी अपनी खेती खुद कराते हैं, जिसके लिए उनको मजदूर बेगार पर मिल जाते हैं। यद्यपि जागीरों का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मठों के हाथ में है। खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता था और वह कई जागीरों के लोगों को मिलाकर उनके ऊपर राजा से कम नहीं होता था। यानी जागीर के कुछ आदमियों के लिए वो राजा से कम नहीं होता था। अब शेखर की खेती का जो मुखिया था भिक्षु, वह एक बहुत सभ्य व्यक्ति था, जो लेखक से बहुत ही प्रेम से मिला। यद्यपि लेखक कहता है कि मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उनको ख्याल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो मेरे से अच्छे से मिले, क्योंकि लेखक का भेष भिखारी का था। अब लेखक कहता है वहाँ एक अच्छा मंदिर मिला, जिसमें कंजुर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की हुई हस्तलिखित 103 पोथियाँ यानी पुस्तकें रखी हुई थी और लेखक उनको पढ़ने के लिए वहीं आसन लगा के बैठ गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने एक एक अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब लेखक ने बताया कि वहाँ बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में जो 103 पोथियाँ यानी कि हस्तलिखित पुस्तकें रखी थी,
उनमें एक एक पोथी यानी कि पुस्तक का 15-15 सेर वजन था और लेखक उनको पढ़ने में लीन हो चुका था, लेखक उनमें रम गया था। उसी समय सुमति ने अपने यजमानों के पास जाने के लिए लेखक से पूछा, तो अब की बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास गंडे बांटने के लिए जाने की अनुमति दे दी। उसका कारण यह था कि लेखक अब की बार पुस्तकों को पढ़ने में रम गया था और लेखक ने सोचा था कि सुमति 2-3 दिन बाद वापस लौटेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर को वापस आ गया और इस तरह से तिंगरी गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए सुमति वापस जल्दी आ गया। अब लेखक और सुमति ने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदा लेकर वहाँ से चल पड़े। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।